तो मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इसका 5वां अध्याय हम कर रहे थे, जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। और इसका 5वां भाग हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय कामगारों की स्थिति। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 का 5वां भाग। पिछले भागों में हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कई सारे औद्योगिक परिवर्तन भारत में किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 2 चरण हमने देखे थे। पहले चरण के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत में जो है भारत की सरकार नियोजित अर्थव्यवस्था लाने की बात करती है। इसी के तहत वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाने की बात करती है, जिसमें कि कुछ प्रमुख क्षेत्र सरकार अपने पास आरक्षित रख लेती है और अन्य क्षेत्रों को वह निजी क्षेत्रों के लिए आमंत्रित करने लगती है, और उसके तहत ही वह लाइसेंस प्रणाली भी अपनाती है। धीरे धीरे भारत की सरकार आर्थिक सुधारों की बात करती है और उदारीकरण को भारत में लाने की बात करती है। और इसी के तहत 1990 के दशक में हम देखते हैं कि भारत में एलपीजी की नीति अपनाई जाती है, जिसके तहत हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत में देखा जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन भारत में हो रहे हैं, लेकिन भारतीय श्रमिकों की स्थिति बदतर होती हुई दिखती है। इसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि भारत में अब सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियां जो हैं पाना और भी मुश्किल होता जाता है, और निजी क्षेत्र जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इनमें जो नौकरियां हैं उनमें अस्थायित्व बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती और वह कभी भी निजी कंपनियों के मालिक के द्वारा निकाला जा सकता है। साथ ही साथ उसे बहुत ही कम वेतन भी प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उदारीकरण के कुछ प्रभाव सकारात्मक थे और कुछ प्रभाव नकारात्मक थे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भारत में जो कामगार हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, क्या वह अच्छी स्थिति में है या वे बुरी स्थिति में है, तो जानेंगे हम इस 5वें भाग में। हम देखते हैं कि हमें दिन प्रतिदिन में कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि यदि हम बात करें कपड़ों की, हम बात करें रहने के लिए निवास की, अन्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए हम क्या कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के कामगार जो हैं इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं का निर्माण जो करते हैं उन्हें हम कामगार कहते हैं। और ये जो कामगार हैं किस प्रकार की अवस्था में कार्य करते हैं, किस प्रकार की स्थिति में काम करते हैं, वह स्थिति अच्छी होती है या बुरी होती है, तो हम कहेंगे भारत में कामगारों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। यानी कि भारत के जो कामगार हैं जिस प्रकार के कारखाने में या फिर खानों में या किसी भी स्थान पर कार्य कर रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और इस कारण भारत की सरकार जो है समय दर समय इन लोगों के लिए बहुत सारे प्रयास भी करती है, जिसके लिए वे विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी करती है। लेकिन इन कानूनों का प्रभाव भारतीय कामगारों पर बहुत अधिक नहीं पड़ता, क्योंकि भारत में जो छोटे स्थान पर कारखाने लगे हुए होते हैं या फिर खाने पाई जाती हैं, उनमें खानों के मालिक या कारखानों के मालिक इन कानूनों को नहीं मानते हैं, और इस कारण भारत के कामगार जो होते हैं उनका सुधार नहीं हो पाता और उनके जीवन पर संकट वैसे ही बना हुआ पाया जाता है। तो हम कहेंगे भारत में कामगारों की स्थिति किस प्रकार की है। तो हम जानते हैं कि काम करने की स्थितियां या कार्यावस्थाएं जो कामगारों की है वह बहुत ही अच्छी नहीं है। हम सभी को विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न कामगार जो होते हैं वह कार्य करते हैं। सरकार इन कामगारों की असुरक्षा को जानती है, सरकार इन कामगारों की विकट परिस्थितियों को भी जानती है। तो सरकार इन कामगारों की असुरक्षा को समाप्त करने के लिए और इनके कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए विभिन्न कानून बनाती है, और इन कानूनों का जो प्रभाव है वह भारत के कारखाना मालिकों पर कैसे पड़ता है। तो हम कहेंगे कि भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं वह इन नियमों का पालन करती हैं, लेकिन छोटी खाने या छोटी कंपनियां जो हैं वह इन कानूनों को
नहीं मानती। तो हम क्या जानते हैं कि भारत में सरकार इन कामगारों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न कानून तो बनाती है, लेकिन इन कानूनों का पालन बड़ी कंपनियां ही करती हैं। छोटी खाने या छोटी कंपनियां जो हैं वह इन कानूनों से बचने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से भारत सरकार का ही एक प्रमुख कदम है भारत के कामगारों के लिए विभिन्न कानून बनाना, यानी कि भारत के कामगारों की दशा सुधारने के लिए भारत की सरकार विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाती है, उसी में से एक उदाहरण है 1952 का खान अधिनियम। और यह खान अधिनियम किन के लिए है? तो यह खान अधिनियम विभिन्न खानों, यानी कि भारत की जितनी भी खानें हैं उनके मालिकों के ऊपर लागू होता है और उनके मालिकों को इस खान अधिनियम को मानना होता है। और इसके तहत उन सभी खान के मालिकों को अपने यहाँ काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले जितने भी कामगार हैं उन्हें उचित वेतन भी देना होता है, साथ ही साथ उनके लिए कार्य के घंटे भी निश्चित रूप से अपनाने होते हैं और साथ ही साथ उनकी जीवन की सुरक्षा के उपाय भी देखने होते हैं। तो हम कहेंगे 1952 का जो खान अधिनियम है वह क्या है? तो सरकार कारखाना के मालिक या खानों के मालिकों के लिए नियमों का पालन करने की बात करती है, ताकि इन कारखानों में जो भी श्रमिक काम करते हैं उनको उचित वेतन दिया जाए और साथ ही साथ उनके लिए कार्य के निश्चित घंटे होंगे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे इनसे काम लिया जा सकता है वह भी मालिकों को मानना ही होगा। सभी जीवन सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा। जीवन सुरक्षा के नियम का अर्थ है कि श्रमिकों के जीवन के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो उसके लिए भी कारखाना के मालिक जो होंगे वह जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के तहत श्रमिकों की जीवन की सुरक्षा भी करनी आवश्यक होगी। बड़े कारखाने इन नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन बड़े कारखानों का जो दांव है वह सब कुछ इस पर लगा हुआ होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि वे इन नियमों को नहीं मानते तो उनका कारखाना बंद भी हो सकता है और सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो इससे डरते हुए ये जो बड़े कारखाने हैं इन खानों के जो अधिनियम बने हैं उनको मानते हैं, क्योंकि उनका बहुत कुछ इस पर दांव लगा हुआ होता है और वे जनता की नज़रों में भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार विभिन्न प्रयास करती है। कई कारखानों में कामगारों का पंजीकरण भी नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे? जब हम छोटी कारखानों की बात करते हैं या छोटी कंपनियों की बात करते हैं तो वे सभी जो हैं इन सभी सुधार या कानूनों को मानने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रयास करती है कि वे इसे ना माने और अपना जो मुनाफा है वह बढ़ाती रहे। यानी कहने का अर्थ यही है कि बड़ी कंपनियां तो इन कारखानों के अधिनियमों को पूरा करती है या उन कानूनों को मानती है, लेकिन छोटी कंपनियां या छोटे कारखाने जो हैं वह इन कानूनों से बचने का प्रयास करते हैं, जिसके के लिए वे यह भी करते हैं कि अपने यहाँ पर जो श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर होता है उसमें श्रमिकों का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते। यानी कि यदि किसी छोटी खदान में कुल 100 श्रमिक काम कर रहे हैं तो वह 50 या 60 श्रमिकों का नाम ही उपस्थिति रजिस्टर में लिखती है, बाकी के जो श्रमिक हैं उनका नाम वह उस उपस्थिति रजिस्टर में नहीं लिखती है, जिससे कि वह यदि इन श्रमिकों पर कोई समस्या या संकट उत्पन्न हो जाए तो वह उन्हें मुआवजा भी ना दे सके। और इससे मुआवजा से बचने के लिए वह इस प्रकार के उपाय अपनाती है। तो हम क्या कहेंगे कि छोटी जो कारखाने हैं या छोटी कंपनियां जो हैं वह अपने कामगारों का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं करती, जो कि क्या है, गैर कानूनी है, यानी कि कानून को तोड़ता है। इस कारण वे मुआवजे हेतु भी अपनी बात नहीं रख सकते। यदि आपका नाम एक श्रमिक के रूप में जो खान के रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है और आपके ऊपर कोई संकट आ जाता है या फिर आपको जो है किसी प्रकार की शारीरिक हानि हो जाती है तो आप मुआवजे की मांग भी किस प्रकार करेंगे, क्योंकि आप तो उस खान का एक श्रमिक हो ही नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के उपाय जो हैं वह कारखाने के मालिक जो हैं अपनाते हैं। तो हम कहेंगे
जबकि कारखानों के मालिक जो हैं इन कानूनों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी अपनाते हैं और वह श्रमिकों के हित में कदम नहीं उठाते। कारखानों में भी दो तरह के मजदूर होते हैं, यानी कि कारखानों में दो तरह के मजदूर कौन से होते हैं? एक वे मजदूर जो भूमिगत खानों में काम करते हैं और दूसरे जो खुली खदानों में काम करते हैं। और इसमें भी भूमि के अंदर जो खानें होती हैं उन श्रमिकों की स्थिति और भी विकट होती है, क्योंकि उन्हें ज़मीन के अंदर खुदाई करते हुए कार्य करना होता है और इस कारण उन पर कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं, भूमिगत मजदूरों यानी कि भूमि के अंदर जो खदानें होती है वहाँ पर कार्य करने वाले जो मजदूर हैं उनकी समस्याएं और भी गंभीर होती हैं, जैसे कि उन्हें ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो भी धुआं निकलता है खदानों में उसका सामना दिन प्रतिदिन करना पड़ता है और उस धुएं से उन्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें हम तपेदिक की बात कर सकते हैं, हम सिलिकोसिस बीमारी की बात भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भूमिगत मजदूरों को धुएं में कार्य करना पड़ता है और इस वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ या समस्या पैदा होने लगती है। उनके फेफड़ों में भी संक्रमण होने लगता है। ये देखिए, ये एक भूमिगत मजदूर की कार्यदशा या कार्यावस्था है, जिसमें कि वह भूमि के अंदर जाकर के खानों में कार्य कर रहा है, जो कि बहुत ही संकटग्रस्त अवस्था है। और इनकी जीवन की सुरक्षा के लिए ये कारखाना के मालिक जो हैं इन कानूनों का पालन कई बार नहीं करते हैं, जिससे कि इनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हम कहेंगे कि भूमिगत जो मजदूर है वह धुएं में काम करते हैं और इससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। उनके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और उन्हें तपेदिक व सिलिकोसिस की बीमारी भी लग जाती है। भूमि के अंदर वेंटिलेशन की कमी होती है। वेंटिलेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी, हवा का जो प्रवाह है वह उन तक नहीं पहुंच पाता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन वायु भी नहीं मिल पाती, इस कारण वेंटिलेशन की यहाँ पर कमी होती है और इस कारण उनमें बुढ़ापा भी बहुत तेज़ी से आता है। इनकी आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, क्योंकि भूमि के अंदर खदानों में काम करने में इसे अंधेरे में काम करना होता है और अंधेरे में काम करते हुए इनकी आंखों की रोशनी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस कारण हम कहेंगे इनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। भूमिगत खानों में लगे कामगार बाढ़, आग, ऊपरी या सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। चूँकि यह भूमि के अंदर काम कर रहे हैं तो इन पर बाढ़ का, आग का या फिर किसी सतह के धंसने का संकट हमेशा इन पर रहता है। तो इस प्रकार से भूमिगत खदानों में काम करने वाले कामगारों की स्थिति को हमने समझने की कोशिश की, जो कि बहुत ही विकट समस्या है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के श्रमिकों की या कामगारों की, और ये हैं खुली खदानों में काम करने वाले कामगार। तो हम कहेंगे खुली खदानों या खुली खानों में काम करने वाले कामगार की स्थिति किस प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कि ये कामगार पूरे दिन तेज धूप में काम कर रहे हैं, वर्षा में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार मौसम की मार जो है इन पर सदैव रहती है। तो ये कामगार तेज धूप और वर्षा में काम करते हैं और खान के फटने से या किसी चीज़ के गिरने से आने वाली चोट का सामना भी ये करते हैं। तो इस प्रकार लगातार यह दुर्घटना का सामना भी करते हैं और भारत में इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं जो कि खुली खदानों में होती है वह किसी भी अन्य देश से बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार यह खुली खदानों में काम करने वाले कामगार भी विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में एक अन्य प्रकार के कामगार हैं, वह है प्रवासी कामगार।
प्रवासी कामगार का अर्थ है कि वे कामगार जो कि अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जा कर के कार्य करते हैं। और इसमें भी हम बात कर सकते हैं भारत के मछली संसाधन में लगे हुए लोग, जिसमें कि मुख्यतः युवा और महिलाएं आती हैं। और इसमें भी कर्नाटक और केरल की महिलाओं की बात की जा सकती है, जो कि प्रवास करने के पश्चात मछली संसाधन में अपना रोजगार ढूंढती हैं। और ये महिलाएं जो हैं एकल महिलाएं होती हैं, यानी कि यह अपने मूल स्थान को छोड़कर अकेले ही दूसरे स्थान पर जाकर के मछली पालन का कार्य करती है। और वह अकेले रहते हुए एक झुंड में रहती हैं और वह एक छोटे से कमरे में कई सारी अन्य एकल महिलाओं के साथ इस कार्य को करती हैं या वहाँ पर निवास करते हुए मछली संसाधन का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह जब अपने घर को छोड़ देती हैं, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, तो संयुक्त परिवार को छोड़ करके वह प्रवास करने के पश्चात मछली पालन के लिए अन्य एकल महिलाओं के साथ एक छोटे से कमरे में निवास करती है, तो वह कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो जाती है। और यही स्थिति है अन्य प्रवासी कामगारों की, जिसमें कि युवा वर्ग और पुरुष वर्ग भी शामिल है। तो हम कहेंगे प्रवासी कामगारों की स्थिति, कई उद्योगों में प्रवासी कामगार भी होते हैं जो कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं या फिर पलायन करके अपना काम प्राप्त करते हैं। जैसे कि भारत में है मछली संसाधन का कार्य। भारत जैसे देश में जहां परिवार का हस्तक्षेप अत्यधिक होता है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी मूल्य जो है ग्रहण कहाँ से करते हैं, हम अपने मूल्य जो है हमारे प्राथमिक समूह जिसमें कि परिवार प्रमुख है वहाँ से ही ग्रहण करते हैं, यानी कि जीवन भर हमारे ऊपर हमारे परिवार का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत जैसा देश जहाँ पर परिवार का महत्व बहुत ही अधिक है, वहाँ पर इन कामगारों का प्रवासी होना, यानी कि अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और पर जाकर के रोजगार प्राप्त करना अकेलेपन की ओर ले जाता है, यानी कि असुरक्षा की ओर ले जाता है। यानी कि ये लोग अपने परिवार को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के जब कार्य करते हैं तो इन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और इन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रवासी कामगारों की स्थिति भी भारत में अच्छी नहीं मानी जा सकती। हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में प्रवासी महिला कामगार जो कि मछली संसाधन में लगी हुई हैं, यानी कि मछली संसाधन में कार्य करती हैं और अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्य एकल महिलाओं के साथ छोटे छोटे स्थानों पर रह करके अपना जीवन यापन करती हैं। इन महिलाओं कामगारों जो कि मूलतः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की एकल युवा महिलाएं होती हैं, उनका जीवन भी बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार से प्रवासी कामगारों की स्थिति को भी हमने देखा, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार से हम बात करते हैं घरों में होने वाले कामों की, जिसे हम कह सकते हैं गृह आधारित उद्योग। तो गृह आधारित उद्योग का क्या अर्थ है और इसमें किस प्रकार के कामगार होते हैं और उनकी स्थिति कैसी है, क्या वह स्थिति अच्छी है या बुरी है? तो हम कहेंगे भारत में मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में कार्य ज़्यादा किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वर्ष भर 10 से भी कम लोग एक रोजगार में स्थायी रूप से कार्य करते हैं, वह कहलाता है असंगठित क्षेत्र में रोजगार। यानी कि भारत में असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार पाया जाता है और उसी के अंतर्गत आता है भारत में गृह आधारित उद्योग, यानी कि घरों में रहते हुए कार्य को करना या घरों में रहते हुए किसी छोटे उद्योग को चलाना या कुटीर उद्योग करना। क्या यह गृह उद्योग है, उसमें काम करने वाले कामगार की स्थिति कैसी होती है, क्या यह अच्छी स्थिति होती है या बुरी स्थिति होती है? तो हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के गृह आधारित उद्योग किए जाते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बीड़ी बनाना, जरी बनाना, गोटा का कार्य करना या ऐसे ही अन्य कुटीर उद्योग। तो इसमें जो है मुख्यतः महिलाएं और बच्चे लगे हुए होते हैं और इनको भी जो है वह एक एजेंट के माध्यम से काम मिलता है और इन एजेंट के माध्यम से यह जो कार्य इन्हें मिलता है उसमें भी इन्हें जो वेतन या पारिश्रमिक मिलता है वह उचित वेतन नहीं होता। साथ ही साथ इन्हें अन्य शारीरिक समस्याएं भी एक ही स्थान पर पूरे दिन बैठकर कार्य करने से होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं भारत में
कई गृह आधारित उद्योग हैं जो कि घरों में किए जाते हैं। ये गृह आधारित उद्योग जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए रखते हैं कि भारत में ऐसे उद्योग बहुत ही बड़ी मात्रा में किए जाते हैं और यहाँ पर यानी कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वह इन कार्यों में लगी हुई होती है। तो इस प्रकार ये छोटे उद्योग जो घरों में चल रहे हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कार्य मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों के होते हैं, यानी कि इसमें स्थायित्व या निश्चितता बहुत ही कम होती है, चाहे वह वेतन की निश्चितता हो, चाहे वह नौकरी या कार्य करने की निश्चितता हो, और वर्ष भर आपको यह कार्य मिलेगा भी या नहीं उसमें भी निश्चितता नहीं होती। तो यह मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के कार्य होते हैं, जैसे कि लेस बनाना, जरी का काम करना, गलीचे बनाना, अगरबत्तियाँ बनाना, माचिस की डिब्बी, बॉर्डर और बैग बनाना। तो यह सारे उदाहरण हैं किसके? भारत के गृह आधारित उद्योगों के कार्य। और यह गृह आधारित उद्योग भी जो है मुख्यतः महिला और बच्चों द्वारा ही किए जाते हैं। और इनकी स्थिति किस प्रकार की है, आइए जानते हैं। तो हम कहेंगे ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा किए जाते हैं। इनसे कार्य लेने वाले कौन होते हैं? एजेंट होते हैं, यानी कि एक बिचौलिए जो होते हैं वह इन्हें कार्य की उपलब्धता या कच्चा माल ला करके देते हैं और बदले में इन्हें वेतन भी देते हैं जब कार्य इनका पूरा करवा दिया जाता है। तो इनसे कार्य लेने वाले एजेंट होते हैं जो इन्हें नग या पीस के हिसाब से पैसे देते हैं, यानी कि एक दिन में आपने जितने भी पीस या नग बनाए हैं उस हिसाब से ये एजेंट जो हैं इन कामगारों को पैसे या वेतन देते हैं। ये उद्योग भी विभिन्न कारणों से कामगारों की कष्टदायी जीवन स्थिति को इंगित करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, गृह आधारित उद्योगों में जो भी कामगार कार्य कर रहे हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, उन्हें भी विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और इसी का एक उदाहरण है भारत में बीड़ी उद्योग और इसमें काम करने वाले कामगार। ये देखिए, ये बीड़ी उद्योग का एक चित्र है और इसमें जो है बहुत सारी महिलाएं मिल करके बीड़ी का निर्माण कर रही हैं। तो यह घर में ही बीड़ी का निर्माण कर रही हैं। तो हम कहेंगे, हम उदाहरण के रूप में बीड़ी कामगार की जीवनी का उदाहरण ले सकते हैं जो कि हमारी पुस्तक में ही हमें मिलता है। यानी कि गृह आधारित उद्योगों में कामगार की स्थिति को जानने के लिए हम उदाहरण के रूप में बीड़ी उद्योग में काम करने वाली एक छोटी बच्ची का उदाहरण देखते हैं हमारी पुस्तक में, जिसका कि उदाहरण इस प्रकार है। एक बीड़ी कामगार की जीवनी। इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है मधु, जो केवल 15 वर्ष की है और वह इस उद्योग में कार्य कर रही है और वह घर में बैठ कर के बीड़ियों का निर्माण कर रही है। तो उसकी कहानी कैसी है, तो हम देखते हैं कि मधु 15 वर्ष की है और उसने स्कूल छोड़ दिया है, जिसका कारण है कि वह 8वीं कक्षा में फेल हो जाती है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक और संकट उत्पन्न हो जाता है कि उसके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कारण मधु जो कि 15 वर्ष की है उसने स्कूल छोड़ दिया है। 8वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। उसके पिता दर्जी थे जिनकी पिछले वर्ष क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई थी और उसके पिता को क्षय रोग था जिसे हम तपेदिक भी कह सकते हैं। इसलिए बच्चों और माँ के लिए काम का संकट उत्पन्न हो जाता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात जीवन यापन किस प्रकार से हो। तो इस प्रकार माँ और बच्चों के ऊपर जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो जाता है कि उनका घर कैसे चलेगा। उसका बड़ा भाई यानी मधु का एक बड़ा भाई है जो 17 वर्ष का है और उसको एक किराने की दुकान पर काम करना पड़ता है। छोटा भाई 14 वर्ष का है और चॉकलेट की पैकिंग करता है। जो चॉकलेट हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, खाते हैं, उसी चॉकलेट की पैकिंग जो है यह छोटा भाई करता है और फिर वह थोड़ा से पैसे प्राप्त करता है। तो ये दोनों छोटे भाई भी जो है ऐसे कार्य कर रहे हैं
मधु के भाई और घर को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मधु और उसकी माँ बीड़ियों को रोल करती हैं, यानी कि बीड़ियों को रोल करते हुए वह जीवन यापन के लिए पैसे जुटाती हैं। मधु ने बहुत छोटी उम्र से बीड़ियाँ रोल करना शुरू कर दिया था। उसे यह पसंद है और उसे यह पसंद इसलिए होता है क्योंकि वह घर में बैठ कर के महिलाओं से बातचीत करती है और इससे वह मनोरंजन कहीं ना कहीं ढूंढ रही होती है। तो इससे उसे माँ और अन्य औरतों के पास बैठने और उनकी बातचीत सुनने का मौका मिलता है। वह रोल किए गए तेंदुपत्ते में तंबाकू भरती है। वह घर के कामकाज के अलावा दिन भर यही काम करती है, यानी कि वह घर का कामकाज भी कर रही है और साथ ही साथ बीड़ियों को रोल करने का काम भी कर रही है। रोज़ाना लंबे समय तक एक ही मुद्रा में यानी एक ही तरीके से बैठे रहने के कारण उसकी पीठ में भी दर्द हो गया है, यानी कि वह शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रही होती है। और मधु फिर से स्कूल जाना भी चाहती है, यानी कि मधु कहीं ना कहीं इस बात को समझती है कि वह अभी स्कूल जाने के समय पर घर के काम में हाथ बटा रही है ताकि परिवार के जीवन यापन पर संकट उत्पन्न ना हो। तो मधु जो है वह अपनी माता की सहायता करती है और बीड़ियों को रोल करती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इस उद्योग में कामगार जो है बहुत ही गरीब भी हैं, उनके पास में अशिक्षा की समस्या भी है और वह धीरे धीरे जो है शारीरिक रूप से कई सारी समस्याओं का सामना भी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन कामगारों की जो कि गृह आधारित उद्योगों में लगे हैं, चाहे वो बीड़ी बनाना हो, चाहे वह जरी का काम करना हो या अन्य गृह आधारित उद्योग, वहाँ पर भी कामगारों की स्थिति बहुत ही संकटकालीन है या संकटग्रस्त है या कष्टदायी है। तो इस प्रकार से हमने एक बच्ची मधु का उदाहरण देखा और देखा कि भारत में घरों में काम होने वाले जो भी उद्योग हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है और भारत की सरकार को इनके लिए भी प्रयास करने चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कामगार के हितों के लिए। कामगार जब संगठित होते हैं ताकि उनकी मांगों को वह आगे पहुंचा सके और मिल मालिक या कारखाना मालिक तक पहुंचा सके और कारखाना मालिक जो है उन मांगों को मानते हुए इन कामगारों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करे, इनकी वेतन में बढ़ोतरी करे। उसी का परिणाम होता है कि भारत में मजदूर संघों का गठन होता है और इनके माध्यम से भारत में कई कारखानों में जो है हड़तालें की जाती हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि इन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा है। यानी कि कारखानों में कामगार हड़ताल या मजदूर संघ का हिस्सा इसलिए बनते हैं ताकि उनकी जो उचित मांगे हैं, जिनके के लिए वह कहते हैं कि हमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, हमें उचित वेतन दिया जाए, हमारे जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कारखाने का मालिक ले, तो ये सारी मांगों को लेकर के वह मजदूर संघों के सदस्य बनते हैं और इनके सदस्य बनते हुए अपनी मांगों को वह कारखानों के मालिकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार उनकी आवश्यक और अनिवार्य ज़रूरतों को भी कारखानों के मालिक नहीं मानते हैं और इस कारण इन कामगारों के पास में सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वह होता है हड़ताल करना और हड़ताल करते हुए वह काम को रोक देते हैं। लेकिन क्या इस हड़ताल का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे इन हड़तालों का भी नकारात्मक परिणाम इन श्रमिकों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि यदि अपने कार्य को छोड़ते हैं तो कारखाना के मालिक जो हैं वह कहीं ना कहीं अन्य कामगारों को अपने यहाँ पर रख लेते हैं और इससे कारखाने का काम नहीं रुकता। लेकिन हड़ताल के पश्चात इन श्रमिकों पर जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है और इनके परिवार भी प्रभावित हो जाते हैं। तो यह कुल मिलाकर के बेरोजगार भी होने लगते हैं। तो हम कहेंगे हड़तालें एक अच्छा उपाय तो है कि श्रमिक अपनी मांगों को कारखानों के मालिक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार इन हड़तालों से श्रमिकों को हानि भी उठानी पड़ती है। हड़तालें और मजदूर संघ क्या होते हैं? तो कामगारों के हितों
की आवाज़ उठाने हेतु यह मजदूर संघ बनाए जाते हैं। भारत के मजदूर संघों में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? क्षेत्रीयवाद और जातिवाद। यानी कि जो ये मजदूर संघ है उसमें भी क्षेत्रीयवाद और जातिवाद पाया जाता है। दूसरा उपाय, मजदूर संघ के अलावा जो है वह कामगार अपनाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि वे हड़ताल कर सकते हैं। हड़ताल क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां कर्मचारी इसलिए काम रोकते हैं क्योंकि वे बेहतर वेतन चाहते हैं। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण भी हड़तालें की जाती है। यानी कि जहां पर वे काम कर रहे हैं वहां की दशा अच्छी नहीं होती, वहां की स्थिति अच्छी नहीं होती और इस कारण कामगार वहां पर कार्य भी नहीं कर पाता। तो हम क्या कहेंगे कि काम की कई बार बहुत ही बुरी दशाएं होती हैं, इसके कारण भी हड़तालें की जाती हैं। हड़तालें श्रमिकों के लिए जोखिम भी उत्पन्न कर सकती हैं। दूसरा, औद्योगिक स्थानों पर एक प्रमुख कार्य होता है तालाबंदी करना, और यह तालाबंदी जो है कारखाना के मालिकों के द्वारा की जाती है। तो इससे भी कई बार कारखाना में काम करने वाले कामगारों को हानियां उठानी पड़ती है। और तालाबंदी क्या होती है? जब कारखाने या उद्योग के प्रबंधक यानी कि मैनेजर या व्यवस्थापक स्वयं ही उद्योग पर क्या लगा देते हैं? ताला लगाते हैं। यानी कि कारखानों के मैनेजर जो हैं वह इन मिलों पर या कंपनियों पर या कारखानों पर क्या लगाते हैं? खुद ही ताला लगाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार यह कारखाने जो हैं दिवालिया हो जाते हैं या फिर इन पर कोर्ट में कोई मामला चल रहा होता है। तो हम क्या कहेंगे? उद्योगों में या फिर कारखानों की दूसरी स्थिति हड़तालों के अलावा है तालेबंदी, और यह तालेबंदी की जाती है कारखानों के मैनेजरों के द्वारा ही। और इससे भी कई बार जब कारखानों में काम नहीं हो रहा होता है तो कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति प्रभावित होती है। तालाबंदी में प्रबंधन को कामगारों को वेतन या मुआवजा भी देना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे? तालाबंदी का एक परिणाम यह भी है कि उनको कारखानों में काम कर रहे कामगारों को मुआवजा भी देना पड़ता है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता। तो बड़ी कंपनियां जो हैं वह तो मुआवजा देती है, लेकिन छोटी कंपनियां फिर यहाँ पर इन श्रमिकों का शोषण कर देती हैं। 1982 की एक प्रमुख हड़ताल का उदाहरण हम देखते हैं हमारी पुस्तक में, जो कि बम्बई में हुई थी और यह एक टेक्सटाइल मिल में हुई थी। तो हम देखते हैं 1982 की बम्बई टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल। ये देखिए, यह हड़ताल का उदाहरण है जिसमें कि एक कारखाने या उद्योग या मिल में काम करने वाले सभी कामगार अपनी उचित मांगों के लिए हड़ताल करते हैं। और यह हड़ताल किसके समक्ष की जाती है? तो हम कहेंगे मालिकों के समक्ष की जाती है। इसका नेतृत्व करते हैं ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत। इस हड़ताल से लगभग 2.5 लाख कामगार, 2.5 लाख इस हड़ताल में कामगार जो हैं अपने कार्य को छोड़ देते हैं। और चूंकि हम देखते हैं इस टेक्सटाइल मिल में कितने लोग हैं, 2.5 लाख जो हैं काम को छोड़ रहे हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं, तो इससे इन 2.5 लाख लोगों के परिवार भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन कामगारों का जो जीवन है वह कैसे चल रहा है? इन कारखानों में काम करने के द्वारा जो मजदूरी इन्हें मिलती है उनसे ही इनका परिवार चलता है। तो जब ये 2.5 लाख लोग हड़ताल पर चले गए हैं तो इनका परिवार भी प्रभावित होता है। लेकिन यह हड़ताल क्यों करते हैं? तो हम कहेंगे हड़ताल यह अपनी उचित मांगों को पूरा करवाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या इससे इन्हें कोई फ़ायदा मिलता है? तो हम कहेंगे इन हड़तालों का भी नकारात्मक असर जो है इन श्रमिकों पर पड़ता है। कामगारों की मांग थी कि इन्हें बेहतर मजदूरी मिले और खुद के संघ बनाने की इजाज़त भी मिले, यानी कि वह किसी संघ यानी कि मजदूर संघ
का निर्माण भी कर सकें, ताकि जब कभी भी कोई संकट उत्पन्न हो तो वह अपनी मांगे इन मजदूर संघों के माध्यम से कारखानों के मालिकों तक पहुंचा सकें। तो हम कहेंगे कामगारों ने हड़ताल इसलिए की क्योंकि उनकी मांग थी कि वह उचित वेतन प्राप्त करें और साथ ही साथ वह मजदूर संघ का हिस्सा भी बनना चाहते थे। लेकिन मिल मालिक उनकी मांगों को नहीं मानते हैं और साथ ही साथ सरकार भी उनकी सहायता नहीं करती है। और ऐसी स्थिति में ये 2.5 लाख लोग जो कि हड़ताल पर चले गए हैं, उनके स्थान पर कारखाना मालिक किसी अन्य लोगों को रख लेते हैं अब कामगार के रूप में। तो हम कहेंगे मिल मालिकों को हड़ताल पर गए कामगारों के बदले दूसरे कामगार मिल जाते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ही अधिक बेरोजगारी है, इसलिए उनको दूसरे कामगार आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कारखाने में काम नहीं रुकता। सरकार ने भी कामगारों की मांगों को नहीं सुना होता है, यानी कि अब कामगार जो है चारों तरफ से फंस जाते हैं कि अब वे कौन सा कदम उठाएं, क्योंकि एक तरफ परिवार का जीवन यापन का संकट है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है और तीसरी तरफ सरकार और मिल मालिक जो हैं दोनों ही उनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। 2 वर्षों बाद, यानी कि लगातार 2 वर्ष हड़ताल की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब कामगार परेशान हो जाते हैं तो वह हड़ताल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हड़ताल छोड़कर वे लोग काम पर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वह बेरोज़गार ही रह जाते हैं, यानी कुछ लोग जो हैं वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर चले जाते हैं, लेकिन लगभग 1 लाख लोग जो हैं वह बेरोज़गार हो चुके थे, क्योंकि वापस मिल मालिकों ने उनको काम पर नहीं लिया था। तो हड़ताल की वजह से यह 1 लाख लोग जो हैं वह बेरोज़गार हो जाते हैं, जिनमें से कुछ अपने गांव लौट जाते हैं और कुछ जो है दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं, यानी कुछ को अपने गांव वापस लौटना पड़ता है और कुछ को दैनिक मजदूरी यानी कि हर दिन की मजदूरी करनी पड़ती है, जिसमें कि निश्चितता नहीं होती है कि कभी काम मिलेगा या कभी काम नहीं मिलेगा। इस कारण ये मजबूरी में छोटे काम भी करने लगते हैं और उससे ही अपना जीवन यापन भी करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन जो है वह भी पूरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि यह हड़ताल पर चले गए थे और फिर 2 साल तक उनको जो है काम के बिना रहना पड़ा था, तो परिवार पर संकट उत्पन्न हो गया था। और उसके अलावा जो 1 लाख लोग थे वह बेरोज़गार हुए थे, वह वापस गांव चले जाते हैं या फिर दैनिक मजदूरी करने लगते हैं। तो इस प्रकार भारत में यदि श्रमिक अपनी मांगों के लिए हड़ताल करते हैं तो वे भी कहीं ना कहीं उससे नकारात्मक रूप से ही प्रभावित होते हैं और उनकी मांगों को मानने के स्थान पर उन्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो परिणाम के रूप में हम कहेंगे कि अब श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय देखी जा रही है और मिल मालिक जो है इस स्थिति का फ़ायदा ही उठाते हैं और वे और भी ज़्यादा तरीके से श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं, जिसमें कि वे पुरानी मशीनरी का प्रयोग जो है बढ़ाते रहते हैं, यानी कि जो भी कानून सरकार बनाती है उनका भी पालन वे नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ श्रमिकों का शोषण करने के लिए जितना भी वह उपाय अपना सकते हैं वे सारे उपाय अपनाते हुए खुद का मुनाफा देखते हैं, जिसमें कि वह पुरानी मशीनरी को अपनी मिलों में लगाए रखते हैं और उन्हें अपग्रेड नहीं करते हैं और उसके स्थान पर यदि नई मशीन को लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो वह नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे परिणाम के रूप में मिल मालिक जो है वह नई मशीनरी खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कामगार हैं उनकी मजबूरी है कि वे यहाँ पर काम करें, अन्यथा वे बेरोज़गार हो जाएंगे और उनका परिवार भी इस बेरोज़गारी से प्रभावित होगा। तो जो मिल मालिक हैं वह नई मशीनरी खरीदना बंद कर देते हैं और पुरानी मशीनों को भी अपग्रेड नहीं करते हैं। आजकल ये मिलें जो हैं वह रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स को बेची जा रही हैं, यानी कि अब जो मिलें हैं वह रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स को बेची जा रही हैं और उसमें भी हम बात कर सकते हैं बम्बई शहर की। तो अब मिलों का स्थान जो है बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें ले रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर काम करने वाले कामगारों की स्थिति कैसी होगी, हम आसानी से इस बात को सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कामगार थे वह अब बेरोज़गार हो रहे हैं और इस कारण उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है,
छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं या फिर वे बेरोजगार भी हो रहे हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा कि भारत में औद्योगिक संरचना किस प्रकार की है और इनमें समय के आधार पर धीरे धीरे क्या परिवर्तन हो रहे हैं, भारत की सरकार किस प्रकार से नियम कानून और फिर सुधार कर रही है और इन सुधारों में भारतीय कामगारों की स्थिति कैसी है, क्या वह अच्छी स्थिति में है या वह बुरी स्थिति में है। तो हमने देखा कि भारत की सरकार विभिन्न प्रयास तो कर रही है, लेकिन भारतीय कामगारों की स्थिति में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मिलते हैं इसी भाग के प्रश्नोत्तर वाले भाग में। धन्यवाद।